जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत की सोच, भारत के वेद दर्शन उपनिषदों में हमें ये बताया गया है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। और हम यहाँ पर आते हैं और ये जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे कपड़े बदलकर नया शरीर धारण करते हैं। यह विज्ञान देने वाला पूरी दुनिया में एकमात्र संस्कृति भारत की है। मेरे पास एक पुस्तक है, मैं आपको कल दिखाऊंगा उसके बारे में एक यूरोप का साइकोलॉजिस्ट एक बार एक लड़की का ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट करते हुए जब वो उसको हिप्नोटाइज करते हैं तो हिप्नोटाइज करते करते वो उस लड़की को 6-7 साल की आयु में भेजना चाहता था। 6-7 साल की आयु से होते होते वो लड़की अपने किसी पूर्व जन्म में चली जाती है और पूर्व जन्म की कहानियाँ बताती है। इसके बारे में हम फिर कभी बातचीत करेंगे। मूल ये है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम अपना पूरा कर्म करें, 100 साल तक जिएं और जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई उस व्यवस्थाओं के अनुसार कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, अपने शरीर को त्यागते हुए सद्गति का पालन करें। ऐसी भारत की व्यवस्थाएं नहीं है। भारत के अंदर आयुर्वेद जैसा महान शास्त्र रहा है। भारत के अंदर खगोल विज्ञान से लेकर, रसायन विज्ञान से लेकर, आयुर्वेद से लेकर, विमान शास्त्र से लेकर जितनी विद्याएं हो सकती हैं वो सारी विद्याएं भारत की धरती के ऊपर पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। ये हिमालय पूरी दुनिया का उद्गम स्थल है। यहाँ से संस्कृतियों का विकास हुआ है। यहीं से संस्कृतियों से का विकास होते होते यहाँ से निकलते हुए लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। पूरी दुनिया में फैलकर पूरी दुनिया के अंदर प्रकाश फैलाने का काम केवल हमारे देश भारत ने किया है। और भारत में ये कहा गया है कि हमारा सार्वजनिक जीवन पूरी तरह से वैभव वाला हो और व्यक्तिगत जीवन त्याग वाला हो। यहाँ पर ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सोने चांदी के खजाने भरने के बाद वो गंगा के किनारे आते हैं, वो किसी कुंभ में किसी सन्यासी के पास संकल्प लेते हैं और अपना सारा राजपाट, सारा सन्यास को ठोकर मारकर उसको दान कर देते हैं। फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर राज्य अर्जित करते हैं, धन संपत्ति अर्जित करते हैं और 12 वर्ष बाद फिर उसको दान कर देते हैं। ऐसी भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है। भारत पूरी दुनिया का सिरमौर रहा है। भारत पूरी दुनिया का अग्रणी देश रहा है। भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान से लेकर सभ्यता संस्कृति जितनी महान रही है उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अभी तो योग का एक पक्ष पूरी दुनिया ने देखा है। जैसे जैसे योग के अलग अलग पक्ष पूरी दुनिया के सामने आएंगे तो पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा स्थान है जो पूरी दुनिया को मार्ग दिखा सकता है, शांति का मार्ग दिखा सकता है, स्वास्थ्य का मार्ग दिखा सकता है। आज हम चाइना के विषय में बहुत अधिक बातचीत नहीं करेंगे। चाइना के विषय में जो हमने पिछले एपिसोड्स में बातचीत की है उनके ऊपर और मोहर लग रही है। अमेरिका के अंदर, दूसरे देशों के अंदर से अभी आवाज़ उठ रही है कि WHO वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और चाइना ने इस वायरस को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। एक महत्वपूर्ण बयान ये आया है, मिस्टर टुड्रोस जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि ये वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये स्थिति है, इन स्थितियों में दुनिया को लॉकडाउन और लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। लॉकडाउन यद्यपि इकोनॉमी क्योंकि ब्रेकडाउन कर जाएगी, इजराइल लॉकडाउन का विरोध कर रहा है, अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर लॉकडाउन का विरोध हो रहा है क्योंकि दूसरे देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। तो इसलिए सरकारें ये चाहती हैं कि लॉकडाउन खुले ताकि इकोनॉमी ना बैठ जाए। तो लॉकडाउन हो सकता है कहीं से खुले, लेकिन वायरस का खतरा पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम, बाहर का हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है। भारत का हेल्थ सिस्टम व्यक्ति के काम नहीं आ रहा है। व्यक्ति को अपने अंदर के हेल्थ सिस्टम की आवश्यकता है। व्यक्ति को अपने अंदर ऐसा हेल्थ सिस्टम चाहिए जिस हेल्थ सिस्टम से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कर सके। ये ऐसा हेल्थ सिस्टम की आवश्यकता भारत के अंदर है। तो इस अंदर के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का विज्ञान भारत के अंदर से आता है, भारत के आयुर्वेद के अंदर से आता है, भारत के योग के अंदर से आता है। आज हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि 55 देशों ने हाथ फैलाया भारत के सामने। जब ये फ्रांस की पहली बार ये रिपोर्ट आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई है, उस दवाई का प्रयोग पूरी दुनिया में कोरोना के उपचार के लिए हो सकता है, तो ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भारत को ये कहा कि भारत हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाइयाँ दें क्योंकि हमें और कहीं से नहीं मिल पा रही और मरते हुए अमेरिका को हम बचा सकते हैं भारत के सहयोग से। और इतना ट्रंप पीड़ित था कि उसने तकरीबन ये पीड़ित होकर कहा कि भारत अगर हमें सहयोग नहीं देगा तो हम भी भारत को किसी न किसी मोड़ के ऊपर सहयोग नहीं देंगे और भारत को हम देख लेंगे।
भारत ने उसकी धमकी के अंदर ना आते हुए ये कहा कि हम दुनिया के जितने भी पीड़ित देश हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे, उनको दवा देंगे, उनको एक परिवार मानते हुए हम उनको बचाएंगे। हम किसी की धमकी और दबाव में नहीं आने वाले, लेकिन हम दूसरे देशों को देते हुए अमेरिका को भी देंगे, दूसरे गरीब देशों को भी देंगे, छोटे देशों को भी देंगे और अपने अंदर की ज़रूरतों को भी देखेंगे। तो भारत के अंदर जैसे ही मोदी जी ने कहा तो भारत के अंदर फैक्ट्रियां चालू हो गई और भारत की फैक्ट्रियों ने टनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन कर दिया। उसकी खेप अमेरिका में भी भेजी गई, उसकी खेप एशिया के अलग अलग देशों में भेजी गई, उसकी खेप हमने उन दुश्मन देशों के अंदर भी भेजी, जैसे तुर्की, जैसे मलेशिया। ये दोनों देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। कश्मीर का मुद्दा आता है तो ये भारत की आलोचना करते हैं, भारत की निंदा करते हैं। इन देशों को भी भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजी है। क्यों? क्योंकि भारत की प्रवृत्ति रही है वसुदेव कुटुंबकम की। हम अपने दुश्मन को भी उसके ऊपर इतना उपकार करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि दुश्मन को भी हम जीत लेते हैं। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति हुई है। आज पूरी दुनिया में भारत ने सेशेल्स को ये दवाई भेजी है, मालदीव को भी भेजी है, भूटान को भेजी, बांग्लादेश को भेजी, नेपाल को भेजी, श्रीलंका को भेजी, म्यांमार को भेजी, अफगानिस्तान को भेजी। ऐसे 55 देशों को भारत ने दवा भेजी और इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर चीन ने अड्डा बनाया हुआ है। तो भारत ने एक बड़े दिल के साथ देखते हुए कि हम इनको दवाएं भेजेंगे, तो हो सकता है आगे जब कभी बात आएगी तो इनकी आंखों में वो शर्म रहेगी कि चाइना इनको मौत देने वाला देश था जिसने कोरोना नाम का वायरस दिया, और भारत वो देश था जिन्होंने इनको उस कोरोना का उपचार दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अपने देश में और दुनिया में कमी होते हुए भी उत्पादन करके इनको उपलब्ध करवाई। ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ की रिपोर्ट है कि भारत आज पूरी दुनिया में जेनेरिक ब्रांडेड दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सबसे सस्ती दवाइयों का उत्पादन करता है और भारत एक तरीके से पूरी दुनिया को सस्ता इलाज मुहैया करवाने में भारत की एक बड़ी भूमिका है। भारत की जीडीपी में एक बड़ी हिस्सेदारी, 6 नंबर की हिस्सेदारी भारतीय दवा उद्योग की है, फार्मा उद्योग की है। जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री में भारतीय अर्थव्यवस्था, जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री अपने भारत की फार्मा इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। हमारा फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी हमारे दवा उद्योग से आती है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर देश है। अमेरिका को भी यदि जेनेरिक दवाओं की आवश्यकता हो तो 40% अमेरिका में जो लोग टैबलेट खाते हैं वो भारत की बनी हुई टैबलेट खाती हैं। भारत की जेनेरिक दवाएं दुनिया के 200 देशों के अंदर जाती हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां 90% भारत की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। आकार के मामले में भारत, पूरी फार्मा इंडस्ट्री में भारत का आकार दुनिया में 3रे नंबर का है और कीमत के मामले में 10वें नंबर के ऊपर हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर फार्मा इंडस्ट्री में भारत की फार्मा इंडस्ट्री खड़ी हुई है। और भारत को बहुत गर्व के साथ ये कहा जाता है कि केवल भारत की फार्मेसी भारत की नहीं है, ये दुनिया की फार्मेसी है। भारत के जीडीपी में 2% का योगदान केवल छोटे से फार्मा उद्योग का है। ये फार्मा उद्योग भारत की ताकत बना कैसे? आज अमेरिका को क्यों जरूरत पड़ी कि वो भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मंगवाई? दुनिया के 55 देशों ने क्यों मंगवाई? दुनिया के 200 देश जब दवा की बात आती है तो भारत से क्यों लेते हैं? यूएसए एफडीआई की बात करें, यूएसए का जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसकी हम बात करें तो उस अथॉरिटी के अंदर उसके अंदर भारत की दवाओं को जितनी बार भी उनकी जांच की गई है उनको बहुत उन्नत क्वालिटी का माना गया है। और अब ये मान लिया है यूएसए ने कि भारत के अंदर जो दवाई बनाई जाती हैं वो बहुत स्टैंडर्ड से बनाई जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं। भारत के अंदर भारत ने, अगर मैं अफ्रीकी देशों की बात करूं तो अफ्रीकी देशों में जहां HIV खूब फैला हुआ है, HIV दुनिया की जो दवा कंपनियां बनाती हैं उससे 10% रेट में बनाकर भारत अफ्रीका के लाखों रोगियों को बचाने का काम करता है। भारत आज पूरी दुनिया की फार्मेसी है, अमेरिका से लेकर, अफ्रीका से लेकर, लैटिन अमेरिका से लेकर, मानवता के नाते भारत सब जगह दवाई निर्यात कर रहा है और भारत की सब जगह तारीफ हो रही है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया। भारत ये जो दवाई एक्सपोर्ट कर रहा है इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, यूके, यूएसए, इन सारे देशों ने भारत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि आपने इस आपदा के समय हमारे नागरिकों की जान बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। हम आपका थैंक्स करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और भारत ने केवल यूके, यूएसए, इजराइल, ब्राज़ील को, डेवलप कंट्री को यह दवा नहीं दी, भारत ने युगांडा को भी दवाई भेजी है। भारत ने सेशल्स, छोटा सा द्वीप, भारत ने बर्मा को,
म्यांमार को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, भूटान को, अफगानिस्तान को, जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, उनको भी ये दवा भेजी है कि मानवता के अंदर भारत यकीन करता है और आपको भी जिंदा रहने का अधिकार है, तो हम आपको भी दवाई देंगे। श्रीलंका अपने पहाड़ों के ऊपर तिरंगे का चित्र लगाता है, तो वो इसलिए लगाता है कि भारत के अंदर सभ्यता और संस्कृति, मानवता अभी जीवित है। पूरे 55 देश आज भारत को एक ग्लोबल लीडर की भूमिका में देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो किस पार्टी के हैं हमें इस भूमिका में नहीं जाना है, वो हमारे देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और हम उनके ऊपर गर्व करते हैं, गौरव करते हैं। उन्होंने इस इमरजेंसी के समय, इस कोरोना के समय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए देश का एक सक्षम नेतृत्व किया है। चाइना ने जहां वन बेल्ट वन रोड कर्ज देकर, दबाकर, धमकी देकर, कोरोना फैलाकर, षड्यंत्र करके, WHO को अपने चुंगल में फंसाकर षड्यंत्र करके दुनिया को झुकाने की बात की है। हो सकता है USA और चाइना लड़ें, USA चाइना लड़ें तो USA और चाइना दोनों डाउन हो जाएं और भारत एक नेतृत्व के रूप में उभरे। आज USA की 1000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, जापान की कंपनियां हैं, साउथ कोरिया की कंपनियां हैं, ताइवान की कंपनी हैं, वियतनाम की कंपनियां हैं। वो कहती हैं कि हम चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाएंगे, हम चाइना के अलावा किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए तैयार हैं। एप्पल, गूगल, एप्पल के आईपॉड बनते हैं, ईयरफोन बनते हैं, वॉच बनती है, फ़ोन बनते हैं, वो सब एप्पल की स्ट्रेटेजी है कि मैं कैसे भी करके चाइना से अपने प्लांट बाहर शिफ्ट करूं। गूगल का पिक्सल फ़ोन बनता है, गूगल के और बहुत से इक्विपमेंट बनते हैं, उन सब में गूगल की पॉलिसी है कि मैं चाइना से बाहर शिफ्ट करूं। अब चाइना का विषय बहुत अधिक मैं आज नहीं लूँगा। आज हमें भारत के एक ऐसे ऋषि को श्रद्धांजलि देनी है, एक ऐसे वैज्ञानिक को याद करना है जिसने अपने दम पर, जो हमें सिखाएंगे कि छोटे से गांव में जन्म लेकर हम कैसे एक बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। वो प्रेरणा, वो साहस, वो उत्साह हमें अपने अंदर, वो एनर्जी हमें जगानी है। मलेशिया के मंत्री ने तारीफ़ की है, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की है। तुर्की, मलेशिया जो कश्मीर को पाकिस्तान का बताते थे, वो भी शर्मिंदा हैं भारत से। क्लोरोक्विन की, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की फेक खेप ले रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा हो रहे हैं। US FDI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जितने 2017-18 में विश्व भर के, दुनिया भर के 323 नमूनों की जांच की गई। उन 323 नमूनों में से 100 नमूने भारत के थे। वो 100 के 100 नमूने पूरी तरह से मापदंड के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर खरे उतरे। तो US FDI ने अब ये कहा है कि भारत की, US की फार्माकोपिया है, वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट की हमने जांच की, भारत के दवाओं की जांच की, बार बार जांच की, लेकिन जितनी बार हमने जांच की, भारत की दवाएं जो स्टैंडर्ड हमने तय किए हैं, अमेरिका ने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, उससे भी अच्छी हैं। दूसरे देशों की दवाएं रिजेक्ट हो जाती हैं, भारत की दवाएं रिजेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये भारत की मेधा है। और आगे हम बात करें तो चाइना ने भारत के दवा बाजार को किल करने के लिए योजना बनाई। दक्षिण अफ्रीका में अपने यहाँ घटिया क्वालिटी की दवाएं बनाई। दवाएं बनाकर उनकी स्टिप के ऊपर, उनके डब्बे के ऊपर, उनके बॉक्स के ऊपर मेड इन चाइना की स्टैंप लगाई और अफ्रीका में भेज दी, दूसरे देशों में सप्लाई कर दी, ताकि उन घटिया दवाओं का प्रयोग करके भारत की छवि को डैमेज किया जा सके, डेंट किया जा सके। ये तो शुक्र है हमारी एजेंसीज़ का, हमारी इंडस्ट्रीज़ का, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कि उन्होंने कुछ इनवाइसेस, कुछ बिल और कुछ कंटेनर ऐसे अफ्रीका के देशों में पकड़े जहां पर मोहर मेड इन इंडिया की लगी हुई है और उसके बिल चाइना के नाम पे हैं। तो इस स्कैंडल को उजागर किया गया और इसके ऊपर रोक लगाई गई। हमारे यहाँ जो दवा मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके भरोसे में पूरी दुनिया में बढ़ोतरी हुई है। US FDI ने पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले जितनी जांच करती थी उससे 400% अब कम करती है। वो कहती है कि जितनी बार भी हम जांच करते हैं ये तो ठीक निकलती हैं, इसके अंदर कभी कोई कमी निकलती नहीं है। हमने दवाओं की जांच की, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री विजिट की, फैक्ट्री विजिट करके एक एक प्रोसेस को समझा, प्रोसेस को देखा, पैरामीटर को कसा, वहाँ की सारी चीज़ों को चेक किया, लैब को चेक किया, तो हमने ये पाया कि भारत के अंदर आधुनिक से आधुनिक मापदंडों का प्रयोग करके दवाइयों का निर्माण किया जाता। अब इसमें एक दुखद बात क्या है कि आज 20-30 साल पहले भारत के अंदर जितनी दवाई 20-30 साल पहले भी भारत दुनिया की फार्मेसी था। दवा उद्योग में भारत आज़ादी के बाद से ही एक बड़ी भूमिका रखता है पूरी दुनिया में दवा सप्लाई करने में। और इसकी नींव बनी थी 1902 में। एक व्यक्ति ने अपने घर में 800 रुपये की पूंजी से फैक्ट्री लगाई थी, वो उसकी नींव बनी थी। उनकी बात मैं बाद में करूँगा। तो अभी भारत के अंदर पिछले 15-20 वर्षों से क्या हुआ, चाइना ने जैसे ही अपना आक्रामक डंपिंग की पॉलिसी शुरू की, उसके बाद से चाइना ने अपने भारत के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल
इंग्रेडिएंट्स एपीआई या जिसको बल्क बोला जाता है, जो दवा बनाने में काम आता है, उसको भारत में डंप करना शुरू किया। और जब उन्होंने भारत में उसको डंप करना शुरू किया तो भारत की एपीआई बनाने वाली, बल्क बनाने वाली कंपनियों की कॉस्ट जो इन हाउस पड़ती थी उससे कम कॉस्ट में उन्होंने डंप करना शुरू किया। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, फोलिक एसिड भारत की कंपनियां 5,000 रुपये किलो वो उनको फैक्ट्री के अंदर पड़ता है, वो 5,500 रुपये किलो बेचते हैं। तो चाइना की कंपनी ने 4,500 रुपये किलो बेचना शुरू किया। भारत की कंपनियों ने 4,500 रुपये किलो में उसके अंदर कॉस्ट कटिंग करके लेके आए तो 3,500 रुपये किलो बेचना शुरू किया। जब भारत की सारी कंपनियां बंद हो गई तो चाइना ने वो फोलिक एसिड पूरा चाइना से आने लगा। जब चाइना से आने लगा तो चाइना ने एक साल के अंदर 2015 में उस फोलिक एसिड के दाम 12 गुना ज़्यादा बढ़ाए थे। 4,500 रुपये किलो से लेकर सीधा 60,000 रुपये किलो किया था। आपका कोई जानकार व्यक्ति यदि फार्मा इंडस्ट्री में हो, कोई दवा बनाने का काम करता हो तो वो बता देगा, आपका कोई केमिस्ट भी जानकार हो तो वो बता देगा कि पिछले 5 साल में फोलिक एसिड के दाम किस प्रकार से मल्टीप्लाई हुए। तो आज भारत के 60 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआई चीन से आते हैं। चीन के अंदर, हेनान के अंदर, हुबोई के अंदर, ग्वांडोंग के अंदर, हुनान के अंदर, जेजेंग के अंदर, और अभी जहां पर वायरस फैला वुहान, वहां पर भी ये एपीआई बनाने की इंडस्ट्री लगी हुई है। भारत के अंदर एपीआई और बल्क बनाने की इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म होगी। भारत का रॉ मटेरियल सारा चाइना से आता है। तो भारत ने, मोदी जी ने 2014 में सरकार में आते ही ये इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। एक कोटेचा कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। उसके बाद 2015 में इसमें बातचीत की और अभी इस साल में जनवरी फरवरी में भी लगातार मिनिस्ट्री की बातचीत हुई। और अभी 10 दिन पहले एक बिल भारत की सरकार लाई है कि भारत के अंदर बल्क और दवा एपीआई बनाया जाएगा। इस एपीआई को बनाने में जो इसकी कंपनी इसका उत्पादन करेगा उसके लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, उनको फैसिलिटी दी जाएगी, उनको लोन दिया जाएगा कम परसेंट के ऊपर, उनको बिजली सस्ती दी जाएगी। और वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो केवल भारत में बेचेंगे तो उनको पर केजी के ऊपर उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, ताकि वो चाइना की कंपनियों से टक्कर ले सकें। चाइना का सस्ता होगा तो भी भारत उससे सस्ता बनाएगा, ताकि कभी भी चाइना ऐसा ना हो कि जीवन रक्षक दवाएं बनाने के लिए हमारा एपीआई या बल्क चाइना से आता है, उसको चाइना रोक दे। युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, नेचुरल किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना होती है, दुर्घटना होती है, बाढ़ के समय, भूकंप के समय, तो भारत की स्थिति खराब हो जाएगी। तो आज भारत की सरकार ने इसके लिए बड़ा एक निर्णय लिया है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है और ऐसे क्लस्टर बनाए जाएंगे जहां पर इनका उत्पादन किया जाएगा। तो इसके लिए हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। ये काम पहले होना चाहिए, लेकिन आज भी हो रहा है, तो हमारा दवा उद्योग बच रहा है। और हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि एपीआई और बल्क के लिए हम भारत को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, भारत को किसी के ऊपर निर्भर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए विशेष रूप से मोदी जी लगे हुए हैं कि हमें भारत को दवाओं के मामले में स्वावलंबी बनाना है। अब अगर हम बात करें तो ये भारत दवाओं के मामले में स्वावलंबी बना कैसे, और आज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमारे पास है तो अमेरिका को भी हाथ फैलाना पड़ा। और आप देखिए, अमेरिका ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी, भारत ने उसको दिया, और देने के बाद एक और खबर आई थी, आप अगर उस खबर पर ध्यान दें तो अमेरिका ने तुरंत भारत को हार्पून मिसाइल और तारपीडो, जो केवल अमेरिका नाटो कंट्रीज को देता है, अपने बहुत विश्वसनीय देशों को देता है, वो मिसाइल और वो तारपीडो भारत को दिए कि हम आपको ये भारत को उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, आपने राम और रावण का युद्ध देखा होगा। अब रावण वायुयान के ऊपर है, राम जी जमीन पर हैं, तो इंद्र जाते हैं उनके पास कि मेरा रथ ले लीजिए, मेरा यान ले लीजिए, मेरा वायुयान ले लीजिए। अब राम जी कहते हैं कि मैं क्यों ले लूं? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है कि राम जी को जाकर ये यान देकर आओ, ये रथ देकर आओ, क्योंकि रावण रथ के ऊपर है। और यदि रघुवीरा विरथ होंगे, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखो विभूषण हुए अधीरा। मैंने रामचरितमानस कभी पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक चौपाई मैंने सुनी है। तो इंद्र जाते हैं और इंद्र कहते हैं कि आप मेरा वायुयान लीजिए, मेरा रथ लीजिए। अब रथ सिंबॉलिक है, रथ के बदले में इंद्र क्या देते हैं? वायुयान देते हैं। रावण के पास वायुयान है। रावण के पास कैसा वायुयान है? जो रात को भी चल सकता है, जो मायावी है। अब मायावी शब्द का क्या अर्थ है? वो वायुयान अदृश्य हो सकता है, वो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। वो वायुयान ऐसा है जो अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ सकता है। वो वायुयान ऐसा है जो जमीन के ऊपर भी चल सकता है।
वो पानी के अंदर भी चल सकता है, वो पाताल लोक के अंदर भी जा सकता है, वो आसमान में भी जा सकता है और ब्रह्मांड के बाहर, जैसे चंद्रयान अपने अपने वायुमंडल की बाहर जाकर दूसरे ग्रह पर जा सकता है, तो ऐसे ही वो दूसरे ग्रह पर जा सकता है। तो अब ब्रह्मा जी इंद्र को भेजते हैं कि मेरा रथ लेकर जाओ। वो सामान्य घोड़े वाला रथ नहीं है, वो कोई जैसे आज की दुनिया में 5th जनरेशन के प्लेन आए हुए हैं, फाइटर प्लेन, जो केवल अमेरिका के पास हैं, केवल बड़े रूस जैसे कंट्रीज के पास हैं। वो क्या है, वो ऐसी धातु के बने हुए हैं, उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दूसरे दोस्तों अभी सोच भी नहीं सकते। तो मैं अभी इसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा, किसी दिन एक दिन हम स्पेशल ये बात करेंगे कि आधुनिक वायुयान क्या है और राम रावण के युद्ध में वायुयान कैसे रहे होंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके ऊपर मैं चिंतन मनन करके बाद में बातचीत करूंगा, आज उसकी बातचीत नहीं कर सका। लेकिन ये विज्ञान था तो उस समय हमारे पास ताकत थी। आज भी वो विज्ञान है तो कुछ के पास है, जैसे अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं देता, वो साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी नहीं देता, वो अफ्रीका के किसी जिम्बाब्वे, युगांडा जैसे देश को नहीं देता जहाँ का किसी तानाशाह है, वो सद्दाम हुसैन को नहीं देता, वो ओसामा बिन लादेन को नहीं देता, वो ईरान इराक जैसे देशों में जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पर संकी लोग हैं, वहाँ पर किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को मिसाइल नहीं मिलती, वहाँ पर परमाणु बम नहीं मिलता, वहाँ पर किसी को बहुत उन्नत फाइटर प्लेन नहीं मिलते, क्योंकि पता है कि इनको दे दिया तो ये कहीं भी पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देते हैं। ठीक ऐसा ही पुराने ज़माने में होता था। तो भारत को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद अमेरिका ने हार्पून, तारपीड़ो और मिसाइल्स उपलब्ध करवाई हैं जो बहुत अत्याधुनिक हैं। उनके माध्यम से भारत की नेवी और भारत के फाइटर प्लेन के अंदर अगर वो मिसाइल और तारपीड़ो लगेंगे तो भारत सामरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा। तो अमेरिका ने ये दी है, क्यों दी? क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने उनको दी। अब आप उल्टा सोचिए, अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत अमेरिका को नहीं देता, मान लीजिए भारत के पास नहीं होती, भारत देता नहीं, भारत देने की स्थिति में नहीं होता, तो अमेरिका के ऊपर हमारा एहसान होता। आज अमेरिका के ऊपर एहसान है तो अमेरिका दे सकता है, कल को अमेरिका के ऊपर एहसान नहीं होता तो अमेरिका हमें भी अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज की तरह ट्रीट करता कि इनके पास तो कुछ है नहीं, ये तो भूखे नंगे हैं, ये तो ऐसे ही रायता फैलाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं, झोली फैलाते रहते हैं और इनके पास खुद में कुछ दम नहीं है। पाकिस्तान ने आज फिर झोली फैलाई है, इमरान खान ने फिर कहा है, वर्ल्ड बैंक को कहा है, IMF को कहा है, USA UK जो डेवलप कंट्री है उनको कहा है कि पाकिस्तान कोरोना से लड़ रहा है, इसके लिए पाकिस्तान को फंड उपलब्ध करवाया जाए।